लास्ट क्लास में हमने डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट किया था। तो डी एंड एफ ब्लॉक में हमने ये देखा कि किसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, किसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, क्या क्या उनको याद कैसे करते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज को याद करने का तरीका, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होती है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस की होती है, ये सब मैंने बताया था। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्लैटिनम से, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी 5D9 6S1 पे। और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने किसमें है, किस ऑर्डर में अरेंज कर दो, ये सब आता रहता है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो एग्जिबिट करते हैं यहाँ पे। तो लो वॉलेटिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चमक रहती है उनमें, शाइनी है और हार्ड है, मालेबल डक्टाइल होते हैं, एक्सेप्शन है कुछ। उसके बाद ये मेटेलिक स्ट्रक्चर्स, अलग अलग मेटल्स को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हमने देखा था, तो इसका जो लॉजिक था वो हमने इस पे दिया था मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर। मेटेलिक बॉन्डिंग अगर ज्यादा अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी रहेगी। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में, इस वाले ग्रुप में जो रेड से हाईलाइटेड है यहाँ पे, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो मेटेलिक बॉन्डिंग इनमें सबसे ज्यादा रहती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए भी सेम केस था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा लगेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन किया था, एटॉमिक रेडियस हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस आपका घटेगा। डाउन द सीरीज की अगर हम बात करें तो साइज बढ़ता है यूजुअली, हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब में पढ़ते हुए आए अभी तक, अब क्लास 11th में भी पढ़ा होगा आपने 13th 14th ग्रुप में। डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो साइज आपका इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 4D और 5D का साइज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर आया था। उसके पीछे रीजन था आपका लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो क्या रहा था, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, जो साइज बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा नहीं, पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव और बढ़ गया। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ गया तो बाहर वाले ऑर्बिटल सब अंदर को खींचे चला है, तो साइज जो है बढ़ा नहीं, ऑलमोस्ट सेम रह गया 4D के बराबर 5D का। दिस वॉज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद डेंसिटी, मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एटॉमिक मास उसका बढ़ रहा है और साइज उसका घट रहा है, तो ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ से हमने आज की क्लास का स्टार्ट करना है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, एनीवन? व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? 11th पढ़ के नहीं आए हो क्या? सबके सब 11th पढ़ के आए हो ना? किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंकना हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, हाँ जी अंशिका बिल्कुल सही, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हमें यहाँ पे देखना है, तो लेफ्ट टू राइट जाते टाइम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, बढ़ेगी। ये जनरल ट्रेंड होता है, लेकिन और क्या क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं वो भी देखेंगे। तो जनरल ट्रेंड में आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा आपकी सेकंड आयनाइजेशन, फिर थर्ड, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कम होते रहेंगे, जैसे जैसे आप एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो रहे हैं, प्रोटॉन्स तो सेम ही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कम रहे तो न्यूक्लियस के पास कम इलेक्ट्रॉन से संभालने के लिए तो जेड इफेक्टिव जो है ओवरऑल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट से ज्यादा सेकंड की आती है, सेकंड से ज्यादा थर्ड की आती है, क्योंकि अब और भी कम इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस को संभालने के लिए, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ये तो हो गई बात लेफ्ट टू राइट जाने की। अब ऊपर से नीचे आने की बात अगर हम करें तो 3D से 4D आते टाइम साइज आपका बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज करती है। साइज अगर बढ़ रहा है, सॉरी डिक्रीज,
साइज अगर बढ़ रहा है तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि अब साइज अगर बढ़ गया तो न्यूक्लियस से दूर दूर हो गए थोड़े से एटम्स बाहर वाले, तो अब उसमें से अगर निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन तो और इजियर रहेगा। तो साइज बढ़ने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर दी व्हाइल मूविंग फ्रॉम 3D टू 4D। लेकिन क्या ऑब्जर्व किया जाता है, जो 5D वाले सीरीज के हैं, जो 5D वाले जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है वो 4D से भी ज्यादा आती है। इसका वही रीजन आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लिखा भी हुआ है यहाँ पे। थर्ड मेंबर हैज हायर वैल्यू देन सेकंड मेंबर ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स की वजह से, इसलिए 5D से भी ज्यादा आ जाती है आपकी 4D की, 5D की ज्यादा आ जाती है देन 4D आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये हो गया डाउन द ग्रुप की बात और लेफ्ट टू राइट जाने की बात। तो जहां जहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज करती है। और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, एक तो ये फैक्टर हो गया आपका। और हो गया आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की आपस की रिपल्शन। और एक फैक्टर हो गया आपका एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या है देखो यहाँ पे, ये क्रोमियम प्लस का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया हुआ है और ये यहाँ पे मैंगनीज प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की हुई है। दोनों के अंदर 3D5 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे एक 4s2 है, यहाँ पे 4s2 में कोई भी नहीं है। तो अब होता क्या है, एक्सचेंज एनर्जी, पैरेलल स्पिन्स जो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर अपनी स्पिन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक्सचेंज करने से मतलब एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज करने से होता क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी। उसी रिलीज ऑफ एनर्जी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी की। एक्सचेंज करने से एनर्जी जो रिलीज हुई दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। और ये किसमें ऑब्जर्व होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट आ गया आपका, जिसके अंदर सेम एनर्जी जिन ऑर्बिटल्स की रहे उन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब सेम एनर्जी मतलब ये डी सबशेल के अंदर जो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं पांचों के पांचों, ये सब आपस में डीजेनरेट है। 4s और 3D आपस में डीजेनरेट नहीं है। n+l रूल या फिर n से ही देख लो, इसका n कम है, इसका n ज्यादा है, तो 4s की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 3D, या फिर n+l यहाँ पे लगा लो। तो ये जो है डीजेनरेट नहीं है डी और एस आपस में, लेकिन जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जैसे कि D5, इसके अंदर जो पांचों के पांचों ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी पैरेलल स्पिन है। पैरेलल स्पिन का मतलब सेम स्पिन है, सबके सबकी सेम स्पिन है, किसी की ऑपोजिट स्पिन नहीं है। तो जितने ज्यादा पैरेलल स्पिन होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जितने ज्यादा पैरेलल स्पिन मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा इनकी एक्सचेंज एनर्जी होगी। अब यहाँ पे भी D5 है, यहाँ पे भी D5 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमियम प्लस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है Mn+ से। क्योंकि क्रोमियम प्लस से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा D5 से, लेकिन Mn+ में आपको S से निकालना होगा। S से निकालना कंपेरेटिवली इजियर है। S की D के साथ कोई एक्सचेंज एनर्जी तो हो नहीं रही, कोई इंटरेक्शन हो नहीं रही, कुछ स्टेबिलिटी उसको अचीव हो नहीं रही, तो S वो अकेला बैठा है, फुली फिल्ड भी नहीं है, उसको आराम से हम बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। तो इसलिए Mn+ की आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू क्रोमियम प्लस। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही Fe2+ की भी कम है Mn2+ से। Mn2+ में देखो यहाँ पे S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, Fe2+ में यहाँ पे S में इलेक्ट्रॉन है, तो S से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकना, जब अंदर अच्छा खासा उसको एक्सचेंज एनर्जी मिल रही है D5 में, तो क्यों वहां से निकालना चाहेगा? तो S से निकालना इज कंपेरेटिवली इजियर। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम आती है जब S से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालना हो। गॉट इट? ये आपका डेटा जो है पूरा प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि सबके सबके डेटा आपको याद रखने, बस एक बार 3D सीरीज का आप ये देख लो। ये स्कैंडियम है यहाँ पे, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो इन चारों की जो है ऑलमोस्ट सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी रहती है। इन चारों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्जर्व होती है। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं Mn की बढ़ गई, फिर आयरन की बढ़ गई,
फिर ये नीचे, फिर ये कम हो गई। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है जिंक के बारे में, कि जिंक की सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? जिंक की, क्योंकि उसके पास पूरा अपना D10 और S2 कंप्लीटली फिल्ड उसके सारे सब शेल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी आपको लगने वाली है। बाकी इसमें मैं कुछ बोलूंगी नहीं और कुछ ध्यान रखने को, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बन जाएंगे जिस टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस अगर मैं दिखाऊं तो जैसे इसका एक बार आप ट्राई करो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर बताना है, तो एक तो आप जाओ ऑप्शन एलिमिनेशन से इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि डेटा आपके पास है नहीं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया अंशिका, समझ गई मेरा हिंट। जिंक का मैंने बोला सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रहती है, तो उसी से आपका ऑप्शन डी आ गया। वरना बाकी आपको थोड़ा डेटा भी देखना पड़ जाता अंदर वालों के लिए, तो सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 90% बन जाएंगे। फिर भी जो 10% नहीं बनते उनको भी हम देख लेंगे। तो जिंक की यहाँ पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर आपका आ गया। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपनी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या इनकी ऑब्जर्व होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल आ गई, गलत बोल दिया मैंने। तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 3D सीरीज पूरी यहाँ पे लगाई हुई है, और ये जो आप देख रहे हो +2 +3 +7 तक, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑब्जर्व हो सकती है। तो आप इस पूरे चार्ट को देख के क्या ये बता सकते हो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी? सबसे ज्यादा एलिमेंट्स आपको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के नजर आ रहे हैं जो सारे वो एग्जिबिट कर रहे हो? +3 +2 +2 +3 नहीं बेटा, +2। यहाँ पे देखो +2 जिंक भी दिखा रहा है, +3 यहाँ पे बस कैंडियम दिखा रहा है, और बाकी ये सारे मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर देखो +3 नहीं दिखा रहा, जिंक +3 नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की +2, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की +2। तो एक तो क्वेश्चन इस पे आ जाता है कई बार डायरेक्ट कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इनकी डी ब्लॉक की, तो आपका आंसर हो जाएगा +2। और क्या क्या इसमें मैं ऑब्जर्व करने को बोलूंगी, स्कैंडियम और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व करो। ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। स्कैंडियम सिर्फ आपको +3 में दिखेगा, जिंक आपको सिर्फ +2 में दिखेगा। बाकी सारे जो एलिमेंट्स आप देख सकते हो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखा रहे हैं, लेकिन स्कैंडियम और जिंक आपको सिर्फ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिखाते हैं। तो इनकी ये खास बात है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, या फिर मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं दिखाते। उसके पीछे ये रीजन, यहाँ पे जब स्कैंडियम +3 बनता है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। हाँ मतलब अगर आप ये कहना चाहो कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये सिर्फ स्कैंडियम +2 क्यों नहीं बनाता, स्टेबल नहीं होता, और भी फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं करते। तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया, एक आधा कंपाउंड कोई रेयरली होगा भी स्कैंडियम +2 का, बट 99.99% स्कैंडियम +3 वाले कंपाउंड जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जिंक +2 में, क्योंकि सिर्फ ये 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, अंदर ये अच्छे से फुल्ली फिल्ड हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप कोई भी कंपाउंड अगर बनाना चाहो, आपको इतनी ज्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी कि आपको कंपाउंड बनाने का कोई फायदा जो है नहीं मिलेगा, तो इसके कंपाउंड जो है ऑब्जर्व नहीं होते +2 से ज्यादा वाले। तो स्कैंडियम और जिंक ऐसे खास कंपाउंड जो आपको डी ब्लॉक में स्पेशल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंगनीज के कुछ ऑक्साइड्स लगाए हुए हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑक्सीजन -2 में है हर जगह पे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे Mn क्या आ गया, +2 आ गया। यहाँ पे 2x -6 करके Mn +3 में आ गया, यहाँ पे +4 में आ गया, यहाँ पे +8/3 फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे ये +7 में। तो ये मैंगनीज जो है, खास बात मैंगनीज की दो है। पहली कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा आपको +7, और कोई आपको +7 पे नहीं नजर आएगा, +7 से ज्यादा आपको नजर आए 3D सीरीज में।
3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कौन दिखाता है? मैंगनीज। दूसरी बात, सबसे ज्यादा, अब मैं हिंदी में लिख रही हूँ यहाँ पे, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाता है वैरायटी की, मतलब अलग अलग वैरायटी की, वो भी कौन है? मैंगनीज। मैंगनीज की ये दो खास बात है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो वो दिखाता है +7 वाली, जो कोई और नहीं दिखाता 3D सीरीज में। और दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो दिखाता है, फिर से मैं टेबल दिखाऊंगी आपको, देखो, +2 +3 +4 +5 +6 +7, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद अभी मैंने +8/3 भी दिखाई। तो ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है ये एमएन दिखा सकता है, और कोई जो है इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखाता। तो ये एमएन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D5S2। उसके बाद कॉपर इज द ओनली एलिमेंट जो आपको +1 में ऑब्जर्व होगा 3D सीरीज में। कॉपर की ये खास बात, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन लिखो उसकी चार्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी ना। कॉपर की हो गई आपकी 3D9 3D10 4s1, होनी चाहिए थी D9S2, लेकिन बनाता क्या है? D10S1। इसलिए यहाँ से एक एस का इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाता है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर देता है। +2 निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन शो कर देता है वो। और जैसे जैसे आप ये लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जा रहे हो, ये +3 +4 +5 +6 7, 7 तक बढ़ी है ऐसे सीडीओ के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे आपको आयरन जो है +8 में, या कोबाल्ट +9 में, निकल +10 में, ये आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रही हूँ और भी फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स क्या है यहाँ पे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी बात आ जाती है कि वो इतना ज्यादा बढ़ जाए कि कोई भी कंपाउंड आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता जिसमें +8 में आपको आयरन मिले या +9 में आपको कोबाल्ट मिले, तो वो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये 3D सीरीज की बात है। अब आयरन के जो नीचे आते हैं ना, वो बना लेते हैं +8 वाले, उनमें से, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है 3D से 4D आने में, तो वो बना लेते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी आगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताने को बोले, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप ये बताओगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये फालतू बन गया। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है D10 की सबसे ज्यादा, फिर D5 की, फिर D0 की, क्योंकि D0 की तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है, और फिर ये D10 में सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, फिर D5 में उससे कम हाफ फिल्ड वाली, फिर 0 वाली, और उसके बाद कोई अदर कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपको ऑप्शन में दे रखी हो। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया आपका D कॉन्फ़िगरेशन का। तो अगर आपको इनमें से Ti+4 और Ti+3 में से कंपेयर करना हो, तो Ti+4 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3D0 उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, और Ti+3 में 3D1 है। क्या होता है? Ti टाइटेनियम D2S2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो +4 बनाने के लिए इसमें चारों इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं, तो ये D0 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। ऐसे ही Mn+2 और Mn+4 में। अब यहाँ पे मैं Mn+2 और +4 में आपको एक बिल्कुल ऐसे याद करवाना चाहती हूँ, कहीं पे भी आपको अगर Mn+2 दिख गया ना, तो बिना आपको मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे दिमाग में चमक जाना चाहिए एकदम से कि D5 इसमें होते हैं, हाईली स्टेबल ये होता है। Mn+2 आपको जहां भी दिखे, आपको ये बॉक्स जो है अपनी आंखों के सामने चमकाना है। Mn2+ मतलब D5 मतलब हाईली स्टेबल, क्योंकि Mn2+ पे इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि अगर आप यही कॉन्फ़िगरेशन ही निकालते रह गए तो आपका टाइम वेस्ट वाली बात है। तो Mn+2, वैसे Mn क्या होता है? Mn होता है D5S2, तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल के आपका Mn2+ D5 हाईली स्टेबल। तो जहां पे भी आपको Mn+2 दिखे, ये बॉक्स आपको आंखों के सामने अपने चमकाना है, ये बहुत काम आएगा आपको क्वेश्चंस करने में इसकी। देखें ये क्वेश्चंस भी हम आगे। अभी ये पीरियोडिक टेबल देखो, एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है +1 +2 आपको शो करते हैं। पी ब्लॉक वाले अपने अपने ग्रुप के हिसाब से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, ठीक है, जैसे 13 वाले +3, 14 वाले +4, फिर अगले +5, ये सब ऐसे दिखा सकते हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी इनकी जो है
कॉन्फ़िगरेशन अलग आ जाती है, बस 2 से इनकी चेंज हो सकती है। जैसे अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 2 से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे नीचे वालों में ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये +1 +2 +3, जैसे अगर ये +3 दिखाता है बोरॉन, तो ये थैलियम क्या दिखाता है, मोस्टली +1। ये 2 से जो है बाय फैक्टर ऑफ 2, 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है ना। ऐसे यहाँ पे कार्बन और लेड में, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब +4 में भी दिख जाएंगे, लेकिन पीबी जो है मोस्टली +2 बनाता है, तो इनमें भी क्या डिफरेंस है, 2 का। ऐसे यहाँ पे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, कोई बात नहीं, पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगी, मेरे को लगा 11th में पढ़ा दिया होगा, क्योंकि वहां पे भी यूज होता है ये। पी ब्लॉक में पढ़ा दूंगी मैं, कोई बात नहीं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से इनका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आता है, लेकिन यही मतलब इस पिक्चर से यही बताना चाह रही हूँ पीरियोडिक टेबल की, कि डी ब्लॉक वाले ऐसे खास एलिमेंट्स है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर सकते हैं। इतनी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको किसी और एलिमेंट में देखने को नहीं मिलेगी, किसी और ब्लॉक में, किसी और ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिल जाती है। इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे है। उसके बाद ये जो आपको कंपाउंड्स दिख रहे हैं कि MnO4, रुथेनियम ऑक्साइड और ऑस्मियम ऑक्साइड, तो MnO4 में तो +7 है, और ये वाले जो एलिमेंट्स है ये आयरन के नीचे आते हैं। आयरन मतलब D6S2। तो यहाँ पे रुथेनियम ऑस्मियम में आपको +8 वाले जो है ऑब्जर्व हो जाते हैं, लेकिन Mn में, सॉरी, आयरन में जो है +8 ऑब्जर्व नहीं होता। तो यही कंपाउंड्स की मैं उस टाइम बात करी थी, आगे दिखाऊंगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है थोड़ा इजियर हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इसमें आपको +8 के ऑब्जर्व हो जाते हैं, आयरन में ऑब्जर्व आपको नहीं होते। और इससे मेरे को क्या बताना है कि ये जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 +5 +6 +7, इनको बोल रहे हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये यूजुअली कौन बनाएंगे, या तो ऑक्साइड्स या फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन मिलके इनको बना रहे होंगे। या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में आपको नजर आएंगे, या फिर ऑक्सी फ्लोराइड्स के आपके फॉर्म में इसको नजर आएंगे, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स है क्या, ये दोनों एटम्स है क्या, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करवा पाएंगे। ऐसे ही सस्ते कोई हेलोजन मतलब नहीं करवा पाएंगे, जैसे अगर आप ब्रोमीन ले आओ, आयोडीन ले आओ, वो सब आपको नहीं ऑब्जर्व करवा पाएंगे। या फिर कोई भी और एलिमेंट, नाइट्रोजन ले आओ, नाइट्राइड बनाना चाहो, तो इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तक आप उसमें यूजुअली नहीं पहुंच पाते। जो भी हाईली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये हैं, +4 से +8 जो भी दिख रही है आपको, ये कौन अचीव करवा पाते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, या फिर दोनों मिलके ऑक्सीफ्लोराइड्स। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे, NiCO4 और FeCO5। इसमें जो है इनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जरूरी नहीं है कि मेटल है तो हमेशा आपको +2 या कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिले। कुछ कुछ आपको ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है। तो इसका रीजन क्या है, कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं, डिटेल में बात हम इसकी कोऑर्डिनेशन में करेंगे, क्योंकि लिगेंड्स अभी आपको पता नहीं है क्या होता है। तो यहाँ पे बस अभी इतना समझ लो कि ये स्टेबल होते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग से। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है कि मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्टिन्यूसली इस CO में देता रहता है। ऐसा कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, डिटेल में हम कोऑर्डिनेशन में इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसी इनकी स्टेबिलिटी बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइप्रिडीन, ये अगर साइड में लगे हो तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको देखने को मिलेगी मेटल्स के साथ, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। उसके बाद ये इस वाले ग्रुप की अगर हम बात करें, क्रोमियम वाले, क्रोमियम फैमिली की, तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये सब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। आपको CrO4 2- भी देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 है। तो मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यही है, +6। लेकिन क्रोमियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो अगर कहीं क्रोमियम +3 में आपको दिखे तो उसकी ज्यादा टेंडेंसी क्या रहेगी कि मैं कैसे भी करके क्रोमियम +6 में चला जाऊं, कैसे भी मैं, उल्टा बोल दिया मैंने, अगर कहीं पे भी आपको क्रोमियम +6 दिखे तो उसकी ज्यादा टेंडेंसी रहेगी कि मैं कैसे भी करके 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्रोमियम +3 में चला जाऊंगा, कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या है, +3। तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन?
रिडक्शन। हाँ, तो ये अपनी रिड्यूस होने की जो है टेंडेंसी रखेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैं क्रोमियम+3 में चला जाऊं। तो अगर ये खुद की रिडक्शन करेगा तो सामने वाले की इसको क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन। तो अगर ये सामने वाले की ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए अगर क्रोमियम कहीं पे +6 में प्रेजेंट है, जैसे कि CrO4 2-, तो टेंडेंसी रखेगा अपने Cr+3 में जाने के लिए, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके और खुद रिड्यूस होके जाएगा। इसलिए क्रोमियम +6 वाले को, +3 वाले को नहीं, क्रोमियम +6 वाले जो होते हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप 2020 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ऑप्शन C+2, गुड। The element that usually does not show variable oxidation states is? Okay. अंशिका आप भी ट्राई करो। दो एलिमेंट्स मैंने ऐसे बताए थे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो भी दोनों एंड्स में थे, एक फर्स्ट एंड में था, एक लास्ट में था। स्कैंडियम और जिंक, हाँ ये चीज बिल्कुल सही, स्कैंडियम और जिंक था। जिंक यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, सिर्फ स्कैंडियम ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए स्कैंडियम। 2021 का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज दिस। आर्गन 3d5 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से किसकी रहती है? नहीं, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा एलिमेंट है? ऑप्शन बी, Mn 3d5। बेटा वो तो +2 में था ना, Mn+2 भी तो लिखवाया था मैंने। Mn+2 में बनता है 3d5। अब एक बार फिर से देखो, अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ओरिजिनली रहे होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर दूं तो 3d6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? हाँ, अब सही बता रही हूँ ना, ऑप्शन डी आयरन, D6s2, ऑप्शन डी आयरन। रुथीनियम में भी D6s2 होता है, लेकिन क्या है उसमें, 4d6 5s2, 4d सीरीज का वो जाता है। इन्होंने किसकी बात करी है, 3d सीरीज की, तो 3d सीरीज में आपका आंसर हो जाएगा आयरन। हाँ ठीक है, मैंने एमएन में मैंने बोला 3d5 आपको ध्यान रखना है, लेकिन +2 भी तो ध्यान रखो, ऐसे ही थोड़ी अंधा धुंधा आप निशाने मार रहे हो। ये तो ऑप्शन डी आयरन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम M2+ से M जाने में उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अगर कोई रिड्यूस हो जाए, तो एक चीज तो आपको मेरे को ये बतानी है इसमें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज आती हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये किस किस पे डिपेंड करती है? आपने बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ी है? बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ी है आपने? ओके, तो बॉर्न हेबर साइकिल में आपने देखा होगा, ऐसे आप साइकिल चलाते हो तो उसमें अलग अलग पूरे स्टेप्स होते हैं, कहीं पे सब्लिमेशन, कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज एंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने में। तो यहाँ पे आपके क्या क्या इन्वॉल्व है, अगर मेटल में आप पहले उसमें एटमाइजेशन की एंथैल्पी, उसके बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, आयनाइजेशन की एंथैल्पी, उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, ये आई है, ये वन नहीं है, ये आई है, तो उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद पानी में डालने पे हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है आपको
रिलीज होती हुई मिलती है। एटमाइजेशन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी पॉजिटिव, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी दोनों पॉजिटिव। हाइड्रेशन एनर्जी आपकी रिलीज होती है, और रिलीज अगर एनर्जी हो रही है तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने उसको साइन क्या दिया था, नेगेटिव। एनर्जी अगर कहीं रिलीज होती है तो हमने उसको साइन क्या दिया था, नेगेटिव, थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसलिए आपको हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यूज ये नेगेटिव में दिख रही है सारी, और इधर ये सारी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना हो तो हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। हाइड्रेशन में एनर्जी हमेशा की हमेशा आपको रिलीज होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है इन मेटल्स के लिए, टाइटेनियम टू जिंक। तो इनके यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज फिर ऐसे आपको ऑब्जर्व होती है। इसमें और आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ कॉपर की, जो आपको याद भी हो रखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, 0.34 वोल्ट। सिर्फ कॉपर ही ऐसा है जिसका पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब सिर्फ उसी की टेंडेंसी एज कंपेयर टू H+H2, सिर्फ कॉपर की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की एज कंपेयर टू H+। बाकी सबकी टेंडेंसी H+ के कंपैरिजन में नहीं है। H+ के कंपैरिजन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका हम 0 लेके चलते हैं, उसके हिसाब से मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रही हूँ। तो जो भी नेगेटिव है मतलब उनकी रिडक्शन टेंडेंसी कम है एज कम्पेयर टू H+, और कॉपर ही ऐसा है जिसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है, 0.34 वोल्ट। तो ये कॉपर ही हमारा अकेला ऐसा निकल के आता है। और इसमें कुछ खास बातें क्या ध्यान रखनी है, अब हर किसी का डेटा तो आप याद करने नहीं बैठोगे, बस किसी किसी का ही खास बातें याद रखनी है आपको। पहली बात मैंगनीज की कर लेते हैं। मैंगनीज यहाँ पे आपका +2 में 3d5, जैसे कि मैंने बोला Mn+2 d5 हाईली स्टेबल, तो M2+ से M जाने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए ये आपका ट्रेंड जो ऐसा जा रहा था, एकदम से जो ड्रॉप आया वो Mn की वजह से यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ। Zn2+ के लिए भी आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। Zn2+ यहाँ पे D10 लेके बैठा है, फुली फिल्ड शेल यहाँ पे लेके बैठा है, उसको अब कोई मतलब नहीं है, आप उसके सब शेल में इलेक्ट्रॉन डाल दो या मत डालो, उसको अपनी स्टेबिलिटी जो है आराम से मिली हुई है, इसलिए आपको ये यहाँ से एकदम से ऐसे ड्रॉप जो है देखने को मिला, जिंक की कम हो गई। और एक निकल का बस आपको ये ध्यान रखना है, निकल के बारे में और डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए बस ये ध्यान रख लो कि इसकी बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है देखने को मिलती है। कॉपर की भी मिलती है, सेम है दोनों की, निकल और कॉपर की हाइड्रेशन एनर्जी। तो कॉपर का भी एक स्पेशल केस होता है, कॉपर 2+ और कॉपर+1 में, उसकी बात भी बाद में करेंगे, और निकल की बात भी बाद में करेंगे। अभी के लिए बस ये ध्यान रख लो, कॉपर और निकल की हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे रहती है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सबका डेटा ध्यान नहीं रखना है, बस किसी किसी का ही खास बातें ध्यान रखनी है, ताकि उससे हमारे क्वेश्चंस जो हैं बन जाए। तो ये डेटा है आपका जब 2+ से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना हो। अब हम बात करते हैं जब +3 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में वो जाना चाहिए। ये बात मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, किस किस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें देखो, स्कैंडियम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, स्कैंडियम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, और स्कैंडियम 3+ की क्या होगी, D0। तो क्या वो +3 से +2 जाना पसंद करेगा क्या, यस और नो? क्या वो +3 से +2 जाना पसंद करेगा? +3 में वो D0 में है, +2 में उसको D1 हो जाएगा, तो यस और नो कि वो पसंद करेगा या नहीं करेगा स्कैंडियम जो है +3 से +2 जाना, इस वाली चीज के लिए यस या नो? एक स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाते टाइम, कि D10 की सबसे ज्यादा, फिर D5 की, फिर D0 की, फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बची तो उस हिसाब से मेरे को बताओ, क्या वो +3 से +2 जाना पसंद करेगा स्कैंडियम? +3 में वो D0 में है, +2 में वो D1 में, तो क्या वो +3 से +2 जाना पसंद करेगा, यस और नो? नो, बिल्कुल सही। +3 में वो D0 में है, D0 की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसी भी और ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो +3 से वो +2 जाना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही अगर Mn+2 की बात करें, फिर से वही Mn+2 D5 हाईली स्टेबल,
Mn+3 में अगर जाओगे तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ये भी जो है प्रोसीड नहीं करवाना चाहेगा। Fe+2 से Fe+3 की अगर हम बात करें तो बताओ, Fe+2 में ये D5S1 में है और Fe+3 में वो D5 में हो जाएगा। तो क्या वो +2 से +3 जाना पसंद करेगा? हाँ, क्योंकि उसको इस वाले एस से कोई मतलब है नहीं, उसको बस अपने इस हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन से मतलब है, और D5 अगर अचीव उसको हो गई तो वो खुश है, तो खुशी खुशी वो +3 जो है अचीव करना चाहेगा। Zn+2 से Zn+3 कभी भी नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत मुश्किल है, कभी भी नहीं जाएगा वो Zn+2 से +3 में। तो ऐसे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के भी थोड़ा बहुत एस्टिमेट जो है लगा सकते हो कि ऐसा कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहने वाला है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं जो ऐसे इजीली हो जाए, ऐसा नहीं कि जो आपको डेटा याद करना पड़े और तभी बने। यहाँ पे भी आपको मैं एक बताऊंगी, बस ये +3 से +2 जाने का यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स का प्लॉट किया हुआ है। सिर्फ आप एक कोबाल्ट का ध्यान रख लो कि हाईएस्ट पॉजिटिव इसका रहता है, कोबाल्ट +3 से +2 जाने का हाईएस्ट पॉजिटिव E0 रहता है कोबाल्ट का, ठीक है। उसके बाद Mn का, और उसके बाद का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो। कोबाल्ट के बाद Mn है, फिर Fe है, फिर क्रोमियम है आपका, नहीं क्रोमियम नहीं है, फिर वेनेडियम है, उसके बाद टाइटेनियम है, उसके बाद क्रोमियम। ऑर्डर याद कर सकते हो तो कर लो, वरना इतना भी अगर आप याद रखते हो ना इन तीनों का तो वो भी सफिशिएंट है। कोबाल्ट का बस आपको ध्यान रखना ही है खास, कोबाल्ट का हाईएस्ट पॉजिटिव होता है, उसके बाद मैंगनीज का होता है, ये तो ऐसे याद हो भी गया होगा। आयरन का फिर उसके बाद आता है हाईएस्ट पॉजिटिव, +3 से +2 जाने की जो टेंडेंसी है इनकी वो। उसके बाद इस पिक्चर में ग्राफ लगाए हुए हैं ये +3 और +2 के, और +2 से +m जाने के। इसमें कुछ नहीं है, हमने कर लिया इंडिविजुअली डिस्कस, ठीक है, इसको छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन पे आओ, 2022 का ये क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रिड्यूस होना चाहेगा, कौन है इसमें से जो खुद रिड्यूस होना चाहेगा? ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। अंशिका, आप भी? ऑप्शन ए, Mn+3 से जो है +2 में जाना चाहेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, तो बहुत अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर यहाँ पे क्रोमियम +6 दिया होता तो हमारा आंसर वो हो जाता है इसके आगे, लेकिन क्रोमियम +3 दिया है इन्होंने, +3 तो कुछ भी नहीं करेगा, +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका Mn+2। Four successive members of first row transition elements are listed below. Which one of them is expected to have the highest M3 plus से M2 plus जाने की वैल्यू? हाईएस्ट M3 प्लस से M2 प्लस जाने की वैल्यू कोबाल्ट, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी कोबाल्ट, बहुत बढ़िया बच्चों, गुड। नेक्स्ट आपके कुछ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी बस ये टेबल जो आपको दे रखा है, ये नहीं आप हर एक कंपाउंड को जा जाके देखोगे, जो खास बात है वो बस मैं आपको बता दूंगी। ये यही आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बनाया हुआ है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे आप देख सकते हो फ्लोरीन जो है इनको इनके साथ बना रहा है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उनके साथ यहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी एलिमेंट्स की ऑब्जर्व हो रही है, Ti+4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, तो वह यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। MnO3F+7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, और कुछ इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये बताती हूँ यहाँ पे कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में खास आपको ये ध्यान रखना है कि वो आयोडाइड जो है नहीं बनाता, Cu(I2) वाला, क्योंकि यहाँ पे F2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, Br2 के साथ कर रहे हैं, Cl2 के साथ कर रहे हैं, I2 के साथ कर रहे हैं। तो ये जो आयोडाइड आयन होता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये आयोडाइड आयन से ऑर्गेनिक में भी आपने कहीं देखा होगा, अगर आप पढ़ रहे हो या फिर पहले पढ़िए, आयोडाइड आयंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। इनकी खुद की टेंडेंसी रहती है कि मैं कैसे भी करके I2 में कन्वर्ट हो जाऊं, तो ये I2 में ही रहना पसंद करता है। अगर इसको हम Cu(I2) बनाए तो I को यहाँ पे -1 में जाना पड़ेगा, जो कि इसको पसंद नहीं है। तो ये इसकी कॉपर की आप खास बात ये ध्यान रखोगे कि Cu(I2) आपको कहीं भी देखने को
नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोडाइड आयंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो आई टू जो है वो आई टू में ही रहना पसंद करेगा, आई माइनस में वो नहीं जाना चाहेगा। ये एक बात आप इसमें ध्यान रखोगे। और एक ये वाली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जो +1 वाला चीज है, जैसे CuCl, ये +1 में है यहाँ पे। तो ये CuF आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लोरीन आर यूज टू मेक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, जैसे +1 जो है कॉपर की लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वहां पे आपको फ्लोराइड जो है देखने को नहीं मिलेगा कॉपर के साथ, CuF आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो ऐसे जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ ना, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे वो ही हेल्प करेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक थोड़ी सी हो जाती है, कई चीजें याद करनी पड़ जाती है, तो क्वेश्चन से हम इसको करते चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें जो याद करें। उसके बाद ये यहीं पे बस यही बताया हुआ है, Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी यहाँ पे +3 आपको आयरन देखने को मिल सकता है, ये सब। और कुछ इसमें नहीं देखना, आप क्वेश्चन करो। ये 2024 में ही आया हुआ है, देखो इसी साल। मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अंशिका। हाँ, ऑप्शन बी। ए नहीं, ऑप्शन बी, मैंगनीज। ये मैंने 2 पॉइंट्स पे ऐसे करके लिखवाया था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 वाली, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी, जो मैंने हिंदी में लिखा था ऐसे सबसे ज्यादा वाली करके, वो भी मैंगनीज ही था, ऑप्शन बी। ये भी 2024 का क्वेश्चन, द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। ऑप्शन डी, स्कैंडियम। स्कैंडियम और जिंक ही थे जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे थे, ये +3 दिखा रहा था और ये +2 दिखा रहा था। तो स्कैंडियम shows only one oxidation state other than its elemental form। elemental form मतलब स्कैंडियम विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, अभी पता नहीं 19 का था या 22 का था, जिसमें ये पूछ रहे थे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं दिखाता। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस PYQs करने का यही फायदा है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो यही आप देख सकते हो 2024 में रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ये रहा वो क्वेश्चन 2019 का, एलिमेंट विच यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। शायद मैंने ये पहले भी लगा दिया था। तो आंसर था आपका ऑप्शन ए, स्कैंडियम। 2019 का, फिर 24 में भी आया ये। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं। ये बताओ, द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। एटॉमिक नंबर 24 का जो एलिमेंट है, उसकी कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी है? +1, +3, 2, +6। एटॉमिक नंबर 24 का एलिमेंट क्या था आपका? क्रोमियम था। क्रोमियम में +1 कहीं पे भी नहीं थी बेटा, +2 से वो शुरू हो रहे थे, +6 तक वो जा रहे थे। ऑप्शन बी, +2 से +6। सिर्फ कॉपर ऐसा था जो +1 शो कर रहा था, और कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट +1 में आपको नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन बी, +2 से +6। उसके बाद थोड़ी सी कैटलिस्ट के बारे में बातें कर लेते हैं। कैटलिस्ट हमने अभी केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, क्या था, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जितने भी, वो ज्यादातर आपको देखने को मिलता है एज अ कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक पी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाते हैं तो एक प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो उसमें यहाँ पे इस चेम्बर में रिएक्शन हो रही है, SO2 गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं SO3 गैस में। यहाँ पे आपका कैटलिस्ट यूज हो रहा है B2O5। या फिर आपका जो हेबर्स प्रोसेस होता है, अमोनिया गैस बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें भी आपका कैटलिस्ट यूज होता है आयरन। ऐसे ही आपने कहीं पे मोलिब्डेनम देखा होगा, कहीं पे निकल देखा होगा। तो आप ज्यादातर ऑब्जर्व करते हो कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उसका रीजन यही है कि इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी
कैटलिस्ट वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, जो भी कैटलिस्ट को वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाना होगा वो ये फॉर्म कर सकते हैं आराम से। और किसी एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी नहीं है डी ब्लॉक के अलावा, वही हमने पीछे भी बात करी कि उनकी सिर्फ एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यही वो दिखाएंगे। ग्रुप 1 वाले +1 दिखाएंगे, ग्रुप 2 वाले +2 दिखाएंगे। उनको बोलो कि थोड़ी देर के लिए कुछ और कर लो, खराब कर दिया अंशिका, रुक जाओ 1 मिनट। ग्रुप 1 ग्रुप 2 वालों को आप बोलो कि थोड़ी देर के लिए भाई तू कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा ले मेरे लिए एज अ कैटलिस्ट काम कर दे। वो बोलेंगे नहीं हमारी बस की नहीं है, ये काम आपको सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही करके देंगे। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट उनका रीजन है कि वो क्यों एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम करते हैं। तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज्यादातर आपको कैटलिस्ट वो देखने को मिलते हैं डी ब्लॉक वाले। उसके बाद ये आपकी पूरी लिस्ट है, कौन कौन से मेटल कौन कौन से प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह यूज हो सकते हैं। ये ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। ऑप्शन ए में आपको ऑप्शन कह रही कॉलम ए में आपको कैटलिस्ट दे देगा अलग अलग जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कॉलम बी में आपको उसके यूजेस दे देगा। आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। तो एक बार देख लो, आयरन जो है एबर्स प्रोसेस में, V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पीटी ऑस्वाल्ड प्रोसेस में, ये जैसे जैसे आप पी ब्लॉक भी पढ़ोगे वैसे वैसे आपको ये चीजें खुद भी धीरे धीरे याद हो जाएंगी। निकल हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में, उसके बाद ये फेंटन्स रिएजेंट ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। कॉपर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स में कैटलिस्ट यूज होता है, ये भी उसमें ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। उसके बाद जीगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है आपका पॉलीथीन बनाने में। FeCl3 फॉर मेकिंग CCl4 फ्रॉम CS2 एंड Si2। पीटी या फिर पीटी ऑक्साइड आपका एडम्स कैटलिस्ट यूज फॉर रिडक्शन, ये भी हमारे यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी के लिए जिसपे मैंने स्टार लगा दिया वो तो आपको अभी याद होने ही चाहिए, बाकी आपको टाइम के साथ साथ याद हो जाएंगे कैटलिस्ट, क्योंकि मैच द फॉलोइंग करके इसका जो है आ सकता है। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट। अब क्या पूछ रहे थे, कल टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है, कल के टेस्ट में सिर्फ सॉल्यूशंस आ रहा है। ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चंस लास्ट में पूछा करो या क्लास की स्टार्टिंग में पूछा करो, फ्लो खराब हो जाता है। उसके बाद हमारी कुछ प्रॉपर्टी जो ये डी ब्लॉक वाले या ट्रांजिशन मेटल्स दिखाते हैं कि इनके जो कलर्ड, इनके जो आयंस फॉर्म होते हैं +2 +3 या जो भी है, उनके कुछ स्पेसिफिक अपने अपने कलर्स होते हैं। तो कलर का क्या रीजन है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन कौन सा कलर क्यों आता है, कि पिंक ही क्यों आया, पर्पल ही क्यों आया, वो हम नहीं समझ सकते। वो चीज तो बस ऑब्जर्व होती है वेवलेंथ के थ्रू, वो हम समझ नहीं सकते, वो आपको कलर्स याद करने पड़ेंगे। लेकिन इसका रीजन क्या आता है कि कलर आएगा या नहीं आएगा वो हम बता सकते हैं। कलर क्या आएगा वो हम नहीं बता सकते, वो फिर एक्सपेरिमेंट से ही आपका आता है। तो कलर्ड आयंस आने का रीजन क्या है, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है वो समझते हैं। ये आपका पूरा टेबल यहाँ पे लगा दिए कि कौन कौन से आयंस कलर देते हैं कौन से नहीं देते। जैसे स्कैंडियम यहाँ पे +3 में कलरलेस, तो ये कलर्स आपकी रेफरेंस के लिए। अभी रीजन समझ लेते हैं क्या है। ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं 5। ठीक है, तो ये ना फर्दर डिवाइड हो जाते हैं लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में। ये डिवाइड क्यों होते हैं, कितने में होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में। अभी ये बस यही समझो कि डिवाइड हो जाते हैं लो एनर्जी और हाई एनर्जी में। तो लो एनर्जी और हाई एनर्जी में जब डिवाइड हो गए तो अगर हाई एनर्जी में कोई है तो वो नीचे भी आ सकता है, लो एनर्जी में कोई है तो वो ऊपर भी जा सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा अपने दिमाग में रिवाइज करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते थे अगर लो एनर्जी से हायर एनर्जी कोई जाना चाहे इलेक्ट्रॉन, तो उसको एनर्जी जो है वो गेन करनी पड़ती है। हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में कोई आए इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लूज करेगा। तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी जो है एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो रिलीज होगी, एमिट होगी फ्रीक्वेंसी। तो वही फ्रीक्वेंसी जो एमिट हो रही होती है वही हमें ऑब्जर्व होती है कलर्स के फॉर्म में। अगर वो विजिबल रेंज में हमारा लाई करता है तो हमें वो दिखाई देता है कि इसका ये कलर जो है आया है। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो जिसमें भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी नजर आए उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो हाई एनर्जी में जाएगा और जब भी नीचे आएगा तो वो अपना कलर जो है एमिट करेगा।
ये कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में। अब सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में ही क्यों देखने को मिलेगा, इसकी बात हम डिटेल में कोऑर्डिनेशन में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही याद रखो कि जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी है तो वहां पे आपको कलर जो है ऑब्जर्व होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शन का रीजन भी क्या है, चार्ज ट्रांसफर, वो भी हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है, तो इनके जो कंसेप्ट यहाँ रह गए वो वहां कवर हो जाएंगे। तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। V+5 Cr+6 Mn+7, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसमें जो है आयन इनके जो है कलर्ड आते हैं। इसकी बात हम करेंगे कोऑर्डिनेशन में, और फिर आपको ये चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी किसी में आता है, ये आपको खुद समझ आ जाएगा क्यों आता है। अभी के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप क्वेश्चन ट्राई करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस इज कलरलेस, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो होंगे कलरलेस, तो कौन सा है इसमें से। ऑप्शन बी स्कैंडियम+3, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं। अनपेयर्ड तो छोड़ो, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। स्कैंडियम+3 के जो आयंस हैं वो आपके कलरलेस ऑब्जर्व होंगे। बहुत बढ़िया। एक और देखो, इन द फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन आयंस आर कलरलेस, दोनों के दोनों आयंस कलरलेस हो, ऐसा कौन सा पेयर है इनमें से। ऑप्शन ए स्कैंडियम+3 जिंक+2, बहुत बढ़िया। स्कैंडियम+3 में कोई भी डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और इसमें D10 है, सबके सब पेयर्ड है, तो इसमें भी आपका कलरलेस जो है ऑब्जर्व होता है आपको। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, कल आपका टेस्ट है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रही हूँ मैं, पढ़ाई करो ठीक है अच्छे से सॉल्यूशन चैप्टर। आज की क्लास के लिए इतना ही रखिए। ओके बेटा, बाय।